हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरएस में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सोनम वांगचुक ने लद्दाख में आमरण अनशन क्यों किया है, उनकी क्या डिमांड है। मतलब वो आमरण अनशन पर पिछले 21 दिनों से बैठे हैं, तो उनकी क्या डिमांड है। पहले तो ये जान लेते कि सोनम वांगचुक है कौन। देखिए, ये मूवी शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ना देखी हो, यानी कि 3 इडियट, जो कि 2007 में आई थी। और जो असली कैरेक्टर है इस मूवी का वो है ये सोनम वांगचुक, जिसका रोल जो है आमिर खान ने इस मूवी में प्ले किया था। ठीक है, तो ये तो हो गई सोनम वांगचुक की है कौन। साथ ही ये जो सोनम वांगचुक है, इन्होंने लद्दाख में शिक्षा को लेकर बहुत ही अच्छा प्रयास किया। जो एक रटंत विद्या पर जो हमें पढ़ाया जाता है शिक्षा प्रणाली के द्वारा, उस शिक्षा प्रणाली का इन्होंने सुधार किया है। साथ ही इनको शिक्षा के क्षेत्र में रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी शख्सियत की बात। अब जानते हैं कि इन्होंने स्ट्राइक क्यों किया, वो भी देख लेते हैं। लद्दाख की जो मशहूर प्रसिद्ध शिक्षाविद और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक जो हैं, ये 6 मार्च से लेह में 21 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने इसे क्लाइमेट फास्ट के नाम से दुनिया के सामने रखा है। वांगचुक ने 26 मार्च को अपनी भूख हड़ताल खत्म की है, लेकिन अब इन्होंने तो खत्म कर दी, लेकिन जो लद्दाख की महिलाएं और जो बौद्ध भिक्षुक और जो बुजुर्ग हैं, अब वो वापस से हड़ताल पर बैठ गई। तो इन सब की डिमांड के आखिर ये सब क्यों हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। भाई कोई तो कारण होगा ना जिसकी वजह से इतना बड़ा स्ट्राइक हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो भारतीय मीडिया है उसमें कहीं पर भी आपको ये रिपोर्ट नहीं दिखाई देगी। ये मतलब कहीं पर भी आपको ये प्रसारण नहीं दिखाई देगा कि सोनम वांगचुक स्ट्राइक पर हैं, उन्होंने किस कारण से स्ट्राइक किया, कहीं पर भी आपको नहीं दिखाई देगा। तो मीडिया के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे कि भारतीय मीडिया की स्थिति क्या है। सोनम वांगचुक की डिमांड जो है वो ये है कि जो लद्दाख है, जिसे 2019 में एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ठीक है, उसको ये कह रहे हैं कि इसको छठी सूची में शामिल कीजिए। तो जानेंगे कि छठी सूची में शामिल करने का इनका उद्देश्य क्या है, क्यों डिमांड कर रहे हैं कि केवल छठी सूची में ही लद्दाख को शामिल किया जाए। साथ ही इनकी डिमांड ये है कि जो लद्दाख है उसको एक सीट लोकसभा में लेह से दी जाए, दूसरी सीट कारगिल से दी जाए। साथ ही जो वहाँ के लोग हैं उनको रोजगार दिया जाए और उनको एक ऑटोनोमस काउंसिल बनाने के लिए, स्वायत्ता जो निकाय है बनाने के लिए उनको अधिकार दिए जाएं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि छठी अनुसूची क्या है और आर्टिकल 371 क्या है, क्योंकि जो केंद्र सरकार है वो छठी अनुसूची देने से पीछे हट रही है, जिसके कारण ही सोनम वांगचुक हड़ताल पर बैठे हैं। ठीक है, तो कहानी जान लेते हैं कि कहानी क्या है। अगस्त 2019 में जो जम्मू और कश्मीर है, उस जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों में बांट दिया जाता है, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं। पहला तो जम्मू कश्मीर, दूसरा बना दिया जाता है लद्दाख। ये बनाया जाता है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत। लेकिन इसमें किया क्या जाता है, जम्मू कश्मीर को तो विधानसभा दे दी जाती है, लेकिन लद्दाख में जो विधानसभा होती है वो खत्म कर दी जाती है। क्योंकि पहले क्या था, जम्मू कश्मीर पूरा एक ही राज्य था। ठीक है, अब इधर वाला जो एरिया है, ये देखिए, इधर वाला जो एरिया है वो हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है, JNK, और इधर वाला जो एरिया है वो हो गया लद्दाख। ठीक है, तो यहाँ पर तो इस यूटी को तो दे दी विधानसभा, लेकिन लद्दाख जो यूटी बनाया गया था, यूनियन टेरिटरी, उसको विधानसभा नहीं दी गई है। तो यहाँ पर लोगों की यही डिमांड है कि पहली तो लद्दाख को एक विधानसभा दी जाए, साथ ही लद्दाख को लोकसभा में भी प्रतिनिधित्व बढ़ाकर दिया जाए, यानी कि लोकसभा में जो लद्दाख है इसको 2 सीट दी जाए, एक लेह से और दूसरी कारगिल से। ठीक है, अब देखते हैं कि 4 साल पहले यानी कि 2019 में जो आर्टिकल 370 हटाया गया था, उससे आर्टिकल 371 किस तरह से अलग है। क्योंकि जो केंद्र सरकार है वो लद्दाख को 371 के अंडर रखना चाहती है। ठीक है, जिसमें भारत के कुछ अन्य राज्य भी शामिल किए जा चुके हैं पहले। लेकिन जो लद्दाख है उसकी डिमांड है कि हम
371 नहीं डिमांड करते, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ छठी अनुसूची। तो भाई ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या अंतर है कि वो छठी अनुसूची पर अड़कर हड़ताल करने पर मजबूर हो गए हैं? वो 371 जो सरकार दे रही है तो वो क्यों नहीं ले रहे हैं? तो इसका भी एक बड़ा रीजन है, वो भी जान लेते हैं कि जो 2019 में 370 हटाया गया था वो ये था कि जो जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान दिए गए थे 371 के तहत, ठीक है, उसको हटा दिया गया था। यानी कि 371 पूरा नहीं हटाया गया था, उसके कुछ भाग जो कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान लिए हुए थे उनको हटा दिया गया था। यानी कि जम्मू कश्मीर का पहले अलग से झंडा हुआ करता था, ठीक है, साथ ही उसका अलग से संविधान हुआ करता था, उसको अलग से नागरिकता जम्मू कश्मीर की भी लेनी पड़ती थी और साथ में भारत की नागरिकता भी लेनी पड़ती थी। तो इस तरह के कुछ विशेष प्रावधान जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आर्टिकल 370 में जोड़े गए थे, उसको इस जो संशोधन किया गया था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, उसके तहत इसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। और बाद में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश वो होते हैं जो कि पूर्णतः केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो ये थी 2019 की पूरी कहानी, ठीक है। तो 370 के तहत जम्मू कश्मीर के विशेषाधिकार को खत्म कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अब 2019 में संसद ने उन प्रावधानों को खत्म कर दिया जो कि 370 में मैंने आपको बता दिए हैं। और ये जो 370 था ये एक अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान था जो कि भारत के संविधान के अध्याय 21 में दिया गया था, ठीक है। और उसी तरह से जो आर्टिकल 371 है वो भी अस्थायी है और वो भी भाग 21 में ही दिया गया है। तो सोच के देखिए कि कुछ स्थायी है और कुछ चीजें अस्थायी हैं। तो जो छठी अनुसूची है वो भाग 10 में दी गई है। जो भाग 10 है वो संविधान का कहता है कि जितने भी जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान संविधान ने स्वयं किए हैं, ठीक है। तो जो लद्दाख के लोग हैं, जनजातियां हैं, वो डिमांड कर रही है कि भाई हमें छठी अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि जो लद्दाख की जनजातियां हैं वो अपनी ऑटोनोमस काउंसिल बना सके, उनके तहत ही उनके सभी अधिकार आ जाएं। बाकी जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, जब वहां पर छठी अनुसूची में जो भी राज्य शामिल कर दिया जाता है उस पर उनका कोई अधिकार नहीं रहता है, यानी कि केंद्र और राज्य के वहां पर कानून भी नहीं लागू होते हैं। तो अनुच्छेद 371 के तहत लद्दाख में विशेष व्यवस्था बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ सकता है। यानी कि यदि लद्दाख को 371 में रखा जाता है तो उसमें संशोधन करना पड़ेगा, यानी कि संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और उसके बाद दूसरे राज्यों से भी हो सकता है कि इस तरह की डिमांड हो जाए कि हमें भी 371 के तहत विशेष कोटा दिया जाए। तो इससे हो सकता है कि सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ जाएं। अब देखते कि लद्दाख के लोगों की डिमांड क्या है। ये देखिए, यह है लद्दाखी जनजातियां, ये इनका जो पहनावा है ये इस तरह से, कुछ इनके विशेष संस्कृति होती, कल्चर होता है, जिनको ये चाहते हैं कि जो बाहरी लोग हैं वो आकर इनके जो संसाधन है उन पर कब्जा ना करे। तो ये ही एक मोटी मोटी बात है कि जो लद्दाख के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जो बाहर के लोग हैं वो आकर इनके संसाधनों का उपयोग ना करे, जिसके कारण जो यहाँ की आबादी है वो ना बढ़े। क्योंकि धीरे धीरे देखेंगे तो यहाँ पर लोग घूमने आते लेकिन वहां पर स्थायी रूप से निवास करने लग जाते हैं, जिसके कारण क्या है, जो लद्दाख की संसाधन है उन पर एक तरह से बोझ बढ़ने लग जाता है। क्योंकि संसाधन की कमी है लेकिन जनसंख्या का भार बढ़ने के कारण वहां पर चाहे जल हो, चाहे खनिज हो, हर तरह की बड़ी बड़ी जो माइनिंग वाली कंपनियां हैं वो आकर माइनिंग करने लग जाती है, जिसके कारण एक तरह से पर्यावरण का भी प्रदूषण होता है, दोहन होता है। तो ये सब क्या है, स्थानीय जनजातियां इन सब का विरोध करती हैं। अब लद्दाख के लोग ये चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की तरह लद्दाख को भी क्या किया जाए, छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। क्योंकि यदि देखा जाए तो लद्दाख की कुल आबादी में 97% से ज्यादा जनजातीय आबादी है, यानी कि आदिवासी लोग लद्दाख में 97% से ज्यादा है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया है। अब लद्दाख के लोगों की मुख्य डिमांड ये है कि उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, साथ ही आदिवासी दर्जा उनको दिया जाए छठी अनुसूची के तहत। साथ ही जो स्थानीय लोग हैं इनको नौकरी में भी आरक्षण दिया जाए और लोकसभा में लेह और कारगिल के लिए 2 सीटें रिजर्व की जाए। ये इन सब की डिमांड है। अब केंद्र सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया है वो भी देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने जब ये इस तरह की हंगर स्ट्राइक चल रही है, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं,
तो इसके लिए जो गृह राज्य मंत्री हैं उनकी अगुवाई में 17 सदस्यीय समिति बनाई है और इस समिति ने पिछले साल दिसंबर में लेह और कारगिल दो प्रमुख संगठनों के साथ पहली बैठक, यानी कि लेह और कारगिल के जो लोकल संगठन हैं जो कि डिमांड कर रहे हैं उनके साथ बातचीत की केंद्र सरकार ने, ठीक है। लेकिन नतीजा ये हुआ कि कोई खास नतीजा नहीं निकला उस बातचीत का, ठीक है। अब देखते हैं कि पर्यावरण को किस तरह से लद्दाख को खतरा है। पर्यावरण जो है वो वल्नरेबल क्यों कहा जाता है लद्दाख का। पहली बात तो ये कि जो औद्योगिक गुट हैं वो आपस में लॉबी बनाकर क्या करने लग जाते हैं, लद्दाख के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको खपत करने लग जाते हैं, जिसके कारण जो प्राकृतिक संसाधन है ये बेतहाशा खत्म होने लग गए। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वहां पर जो जीव जंतु है, वनस्पतियां हैं, वो वहाँ की जो नेचुरल हैबिटेट है उनका वो नष्ट होने लग रहा है। तो ये चाहती है कि स्थानीय जनजातियां कि जो हम रह रहे हैं हमारे हिसाब से हम चाहते हैं कि इन सब को बंद किया जाए। यदि छठी अनुसूची में इन सब को शामिल कर लिया जाता है लद्दाख को, तो ये जितनी भी औद्योगिक गुट आ रहे हैं, माइनिंग कंपनी आ रही है, इन सब पर बैन लग जाएगा। यानी कि स्थानीय लोग अपने हिसाब से कानून बनाएंगे कि किसको आना चाहिए, किस तरह के लोग यहाँ पर आएंगे, कौन कौन सी कंपनियां आ सकती हैं या नहीं आ सकती है। सब कुछ जो लोकल है उनके हाथ में इनकी पावर आ जाएगी। वो ही अपने हिसाब से कानून बनाएंगे, वो ही अपने हिसाब से कानून लागू करेंगे। उसमें केंद्र और राज्य सरकार का कानून जो है वो यहाँ पर लागू नहीं होगा। लेकिन यदि आर्टिकल 371 लाया जाता है तो औद्योगिक गुट आने से कोई नहीं रोक सकता, उनकी माइनिंग करने वाली जो कंपनियां हैं उनको आने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि 371 एक तरह से क्या है, हम कह सकते हैं कि अस्थायी है। जिस तरह से एक हम प्राइवेट और सरकारी जॉब में स्थायित्व की भावना लेकर तैयारी करते हैं, उसी तरह से क्या है 371 है वो, और जो छठी अनुसूची है उसमें एक तरह का अंतर पाया जाता है, ठीक है। अब लद्दाख के लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि लोगों को पर्यावरण की जरा भी चिंता नहीं है, जिसके कारण इस पर खतरा मंडरा रहा है। और सोनम वांगचुक भी कहते हैं कि यदि संविधान की छठी अनुसूची में इसको शामिल कर दिया जाता है और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है तो हो सकता है कि इन लोगों की मनमानी पर रोक लग जाए। मतलब जितनी भी ये माइनिंग कंपनियां आ रही हैं लॉबी बना बनाकर, यदि उसको छठी अनुसूची में शामिल कर दिया जाता तो स्थानीय लोग आसानी से उसका विरोध कर सकते हैं, वो आने से उनको रोक सकते हैं। अब बेचारे उनके पास कोई पावर है नहीं, ठीक है। सरकार की तरफ से जो कानून बनाए जाते हैं वो सब वहां पर लागू होते हैं। यदि सरकार कंपनियों को अलाउ करती है वहां पर तो वो आसानी से जा सकती है कंपनियां वहां पर। तो इससे क्या है, जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो पर्यावरण के दोहन को रोकने से पीछे हट जाते हैं, बेचारे कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास पावर नहीं है। साथ ही यदि जनसंख्या बढ़ती है तो वहां के जो स्थानीय संसाधन हैं, जैसे कि शहरीकरण बढ़ता है, बढ़ती जो जनसंख्या है उसके कारण जो पानी जैसे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर भी दबाव बढ़ता है। अब देखते हैं कि जिस आर्टिकल 371 के लद्दाख में लागू होने की चर्चा हो रही है, आर्टिकल 371 क्या है। देखिए, भारत के जो संविधान है उसमें 22 भाग हैं और भारत का जो संविधान है इसके 21वें भाग में आर्टिकल 371 दिया गया है। जिस तरह से आर्टिकल 370 था उसी तरह से आर्टिकल 371 भी एक अस्थायी प्रावधान। और ये जो 371 है ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, मिजोरम, सिक्किम, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है, और कर्नाटक, इन राज्यों को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है। यानी कि आर्टिकल 371 के तहत 12 राज्यों को कुछ खास अधिकार दिए गए जितने जो अदर स्टेट हैं उनके, क्योंकि यहाँ पर कुछ विशेष जनजातियां रहती हैं जिसके कारण वो अपने कल्चर का एक तरह से क्या कर सकती हैं, प्रोटेक्शन कर सकती है, जो उनके कल्चर को किसी तरह का बाहरी लोगों के द्वारा नुकसान नहीं पहुंचाया जा सके। और 371 के तहत जो है वो केवल धार्मिक और सामाजिक जो उनके प्रथाएं होती हैं उनमें ही केवल हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि विकास के मामले में यदि सरकार चाहे तो कोई फैसला ले सकती है। लेकिन छठी अनुसूची में विकास के नाम पर कोई भी सरकार
स्थानीय लोगों की सहमति के बिना कोई कानून पास नहीं कर सकती हैं। ठीक है, पहले जो ये कानून है केवल महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ क्षेत्र में ही लागू हुआ था, ये केवल गुजरात और महाराष्ट्र में ही लागू हुआ था। लेकिन जैसे जैसे नए राज्य बने उसके तहत 371A से लेकर 371J तक कुछ नए प्रावधान और जोड़े गए, और इसमें 370A के तहत संसद नागालैंड की सामाजिक धार्मिक प्रथाओं और राज्य की विधानसभा की सहमति के बिना जमीन और स्वामित्व से जुड़े कानून नहीं बना सकती। यानी कि 371A जो है ये नागालैंड से रिलेटेड है, और नागालैंड को 371 के तहत अधिकार दिया गया है कि जब तक नागालैंड की जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी सहमति नहीं होगी तब तक वहां की जमीन पर कोई भी केंद्र हो या राज्य सरकार हो वहां पर कानून लागू नहीं कर सकती है। ठीक है, तो विशेष राज्य का दर्जा जो है वो कुछ स्टेट को दिया गया है। अब इसी तरह से आर्टिकल 371G के तहत मिजोरम को दिया गया है, और आर्टिकल 370B के तहत और आर्टिकल 370C असम और मणिपुर। तो इस तरह से ये 371 है, इसकी कैटेगरियां बना दी गई हैं। ठीक है, जिसका जो उद्देश्य है वो है आदिवासी और जो पहाड़ी क्षेत्र है इसमें उनके खुद के कानून लागू करना, और जो भी वहां के चुने हुए विधायक है उनकी परमिशन के बिना वो कानून लागू नहीं हो सकते हैं। अब देखते हैं कि आर्टिकल 371 के बजाय जो लद्दाख के लोग हैं वो क्यों चाहते हैं कि छठी अनुसूची ही लागू हो, वो क्यों नहीं चाहते कि 371 लागू भी हो जाए? तो ठीक है, 371 जैसा कि मैंने बताया कि एक अस्थायी प्रावधान है जो कि भाग 21 में दिया गया है, जबकि छठी अनुसूची जो है ये संविधान के भाग 10 में दिया गया है। ठीक है, और ये एक स्थायी प्रावधान है। एक बार जब सरकारी नौकरी लग जाती है तो वो क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है, उसको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि उसको कोई हटा नहीं सकता है। तो सरकारी नौकरी की तरह क्या है, एक तरह से छठी अनुसूची है, और प्राइवेट नौकरी की तरह क्या है, आर्टिकल 371, यानी कि ये कभी भी रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 371 के तहत किसी जनजाति की सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण पर ज्यादा फोकस किया जाता है। दूसरी ओर जो छठी अनुसूची है ये किसी खास क्षेत्र को एक मिनी स्टेट का ही दर्जा प्रोवाइड करवा देती, यानी कि वो अपने आप में सर्वे सर्वा होता है। ठीक है, वो वहां पर टैक्स लगा सकता है, वहां पर कानून बना सकता है, वहां पर वो किसी भी तरह के गोद लेने, उनकी जो प्रथाएं होती वहां पर विवाह से लेकर सब A to Z जितने भी कानून होते हैं ना वो वहां की लोकल गवर्नमेंट बनाती है, वहां पर केंद्र सरकार के कोई भी कानून लागू नहीं होते हैं। तो ये एक तरह से जो छठी अनुसूची है ये एक बहुत ही अच्छा प्रावधान है। अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र होते हैं, जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं, वहां पर उनकी संस्कृति साथ ही उनके खुद के स्थानीय कानून लागू करने के लिए। अब आर्टिकल 371 जो है जैसा कि हमें पता चल गया है ये एक अस्थायी प्रावधान है। ठीक है, और यदि इसको लागू किया जाता तो इसमें संविधान संशोधन भी करना पड़ेगा, जबकि यदि छठी अनुसूची में इस राज्य को रखा जाता तो कोई संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि 244(2) और 275(1) के तहत छठी अनुसूची में जो भी ये आदिवासी लोग हैं इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जो आर्टिकल 244 है ये संविधान के अध्याय 10 में दिया गया है, जो कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान करता है। और इसी तरह से 275 के तहत जनजातीय क्षेत्रों में विशेष ग्रांट के प्रावधान किए गए, यानी कि जो सरकार है, केंद्र सरकार है, जनजातीय क्षेत्रों के लिए कुछ विशेष ग्रांट प्रोवाइड करेगी। ये आर्टिकल 275 और 244 जो जनजातीय क्षेत्र इनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं प्रोवाइड करता है। इसीलिए जो लद्दाख के लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें 371 की बजाय छठी अनुसूची में रखा जाए, ताकि वहां के लोगों को ज्यादा अधिकार हासिल हो सके, और वो भी अस्थायी नहीं स्थायी। अब पहले देखते हैं कि इनकी डिमांड क्या है। लद्दाख में अब ये चाहते हैं कि हमें 2 लोकसभा सीट मिले। यदि देखिए पहले तो जब ये यूटी नहीं था, यानी कि 2019 से पहले लद्दाख में क्या थी, ये पूरा एरिया क्या है, लद्दाख है। ठीक है, तो इसमें पहले विधानसभा से 4 सीटें थी, लेकिन जब से ये यूटी यानी कि
यूनियन टेरिटरी बना है, इसकी विधानसभा खत्म कर दी गई है और अब इसकी विधानसभा ही नहीं है, तो विधानसभा में सीटें होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, और लोकसभा में इसकी 1 सीट थी। अब ये चाहते हैं कि इसको लोकसभा में 2 सीट दी जाए और विधानसभा यहाँ पर स्थायी रूप से लागू की जाए और इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाए, ताकि वहां के जो लोग हैं वो अपनी प्रतिनिधित्व आसानी से प्रकट कर सकें। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची और लेह और कारगिल 2 लोकसभा सीटों की डिमांड। ये इस तरह की कुछ लोग जो लद्दाख के लोग हैं इनकी डिमांड है। अब देखते हैं कि यदि यहाँ पर लद्दाख में 6ठी अनुसूची लागू की जाती है या आर्टिकल 371 लागू किया जाता है तो क्या चेंज होगा लद्दाख में। यदि 6ठी अनुसूची लागू होती है तो लद्दाख में लोकल लेवल की एक ऑटोनोमस काउंसिल, यानी कि जो लोकल लोग होते हैं वो अपनी लोकल ऑटोनोमस काउंसिल बना सकते हैं, जिसमें केवल उन्हीं का राज होगा। केंद्र और राज्य सरकार का कोई भी कानून वहां पर नहीं चलेगा और उस परिषद में चुने हुए सदस्यों को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन यानी शासन करने के सभी अधिकार प्राप्त होंगे। जिस तरह से एक जिला कलेक्टर नहीं होता जिसके पास जिले के सारे अधिकार होते हैं, उसी तरह से जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी उसके जो सदस्य आएंगे वो सभी के सभी इन लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। ये लोग खुद चुन के भेजेंगे और बाद में ये लोग इनकी जो भी डिमांड रहेंगी उनके हिसाब से कानून बनाएंगे। जो लोगों की इच्छा होगी वो सब कानून इनके द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है, अब ये जो परिषद है ये कौन कौन से कार्य करेगी। ये ग्रामीण प्रशासन से कृषि, वन, शादी, तलाक, उत्तराधिकार जैसे विषयों पर कानून बना सकती है और उन्हें लागू करने का भी अधिकार इनके पास होगा। यानी कि इनके द्वारा जो बनाए गए अधिकार है वो केंद्र और राज्य सरकार भी रद्द नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो ये है 6ठी अनुसूची की पावर। यानी कि हम कह सकते हैं कि 6ठी अनुसूची में आने से किसी को सुपर पावर मिल जाती है, यानी कि वहां का राजा वो हो जाता है, केंद्र का वहां पर कोई भी कानून लागू नहीं होता है। इसके अलावा सिविल और क्रिमिनल मामलों के लिए जो परिषद है इसके तहत स्थायी अदालतों के गठन के लिए भी राज्यपाल को मंजूरी देनी पड़ती है। यानी कि यदि वो काउंसिल चाहे तो वो खुद की अदालत भी, कानून भी खुद के बनाएगी और खुद की ही सुनवाई करेगी। ठीक है, और इसके प्रशासन को चलाने के, भाई इतना ऑटोनोमस काउंसिल है तो कहीं ना कहीं से तो उसको प्रशासन चलाने के लिए मनी चाहिए। तो मनी कहाँ से आएगा। वो वहां की जो भूमि है वहां पर भू राजस्व ले सकता है, टैक्स लगा सकता है लोगों पर, और खनिज में रॉयल्टी और व्यापार में कर वसूली का अधिकार भी उनको लोकल लोगों को मिल जाता है। यानी कि लोकल लोग ही वहां से अब क्या करेंगे, अपनी जो आय है वो आय के संसाधन खोज सकते हैं। जो खनिज संसाधन है उसमें उनके एक तरह से लद्दाख को रॉयल्टी मिल जाएगी। जो भी खनिज धातु वहां पर निकलता है उस पर केंद्र सरकार का अधिकार ना होकर वहां पर जो उनके लोकल लोग हैं उनका अधिकार होगा। ठीक है, जो भी संसाधन उनके होंगे। अब स्थानीय स्तर पर वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, सड़क बनवा सकते हैं, अस्पताल, बाजार, स्कूलों का निर्माण करवाने का अधिकार भी इन ऑटोनोमस काउंसिल के पास आ जाएगा। जबकि यदि अनुच्छेद 371 लागू होता है तो केवल उनकी संस्कृति का ही संरक्षण किया जाएगा और बाहरी लोगों को उनकी संपत्ति भाई वो एक तरह से हड़प ना ले, इस तरह की केवल रोक लग सकती है। लेकिन केंद्र और राज्य के जो भी कानून होंगे वो 371 के तहत मानने पड़ेंगे। 371 जो है ये प्रोटेक्शन नहीं देता है कि उनको ऑटोनोमस काउंसिल में खुद का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। ये इसमें बस ये कहा गया है कि भैया आपकी जो कल्चर है उसको कोई हाथ नहीं अड़ाएगा। ठीक है, और जो आपकी संपत्ति उसको कोई बाहरी लोग जो है वो नहीं खरीदेगा। तो इस तरह के कुछ हम कह सकते हैं टेम्परेरी जो चीजें कही जाती है, जिस तरह से बच्चे को बुलाया जाता है एक तरह से चॉकलेट टॉफी देकर, उसी तरह से क्या है 371 के तहत लोगों को एक तरह से बुला दिया जाता है। संवैधानिक संरक्षण मिलने पर लद्दाख की संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था के बारे में संसद को भी कानून बनाने के जो अधिकार है वो सीमित हो जाते हैं। ठीक है, यदि इनको संवैधानिक संरक्षण मिल जाता है तो जो केंद्र सरकार है, संसद है, उसके कानून भी क्या होंगे यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से लागू होंगे। ठीक है, क्या आर्टिकल 371 या संविधान की 6ठी अनुसूची लद्दाख में लागू हो सकती, क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि वहां पर ये लागू हो सकती है? तो हाँ, इसकी संभावना है, क्योंकि जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह, इन्होंने भी कहा है कि यहाँ पर संभावना है। ठीक है,
2019 में जब ये कानून आया था यूटी बनाने का लद्दाख और जम्मू कश्मीर को, तब इन्होंने कहा था कि हम इसको लद्दाख को एक विधानसभा क्षेत्र देंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने अपना वादा था वो निभाया नहीं। अब जो सोनम वांगचुक है उनकी भी डिमांड ये है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मतलब आपने पहले तो वादा किया कि हम आपको छठी अनुसूची में रखेंगे, साथ ही आपको क्या देंगे, रिजर्वेशन भी देंगे। तो इस तरह की जो जुमलेबाजी होती है सरकार के द्वारा वो इनको दी गई थी, लेकिन वो अभी तक पूरी नहीं की गई है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करने के साथ ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर एक तरह से भुला दिया गया। मतलब वहां पर लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से वो जी रहे हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए उनको मजबूरन हंगर स्ट्राइक करनी पड़ी। अब देखते हैं कि लद्दाख में दिल्ली और पांडुचेरी की तरह विधानसभा का प्रावधान नहीं किया गया। मतलब जो गलती की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा वो यही की गई थी कि इनको यूटी तो बना दिया, लेकिन दिल्ली और पांडुचेरी की तरह यहां पर कोई विधानसभा नहीं दी गई, ठीक है। तो ये इनके द्वारा कहा गया है, लद्दाख के लोगों के द्वारा, कि आपने यूटी बना दिया, ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन कम से कम एटलीस्ट हमको विधानसभा तो देते जिसमें हम हमारा प्रतिनिधित्व कर सकते। भैया आपने हमको विधानसभा भी नहीं दी, यूटी तो दिल्ली भी है पांडुचेरी भी, लेकिन वहां पर आपने विधानसभा अलॉट कर रखी है। तो इस तरह से उन लोगों की दो मांगे है कि ये पहला तो हमें वही विधानसभा दी जाए, स्थानीय प्रशासन में हमें हमारा हक दिया जाए, ठीक है। दूसरा, जो लद्दाख की संस्कृति है उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें इस तरह के छठी अनुसूची के तहत अधिकार दिए जाए, विशेष अधिकार दिए जाए, और साथ ही जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनको सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाए। अब आर्टिकल 371 है, ये संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से किसी धार्मिक और सामाजिक समुदाय को अपने भौगोलिक क्षेत्र में स्वायत्तता के विशेष अधिकार हासिल करवाता है। यानी कि जो 371 है ये एक असंवैधानिक नहीं है, तो संवैधानिक ही, संविधान में लिखा गया भाग 21 में, लेकिन ये क्या एक अस्थायी, जिस तरह से जो सरकार है, संसद है, उसने 2019 में 370 को खत्म कर दिया, उसी तरह से क्या है, वो चाहे यदि मान लीजिए कि भविष्य में उसका सर घूम गया सरकार का, तो हो सकता है कि वो 371 में लद्दाख को या किसी अन्य राज्य को निकाल कर फेंक दे। तो इस तरह से कोई राज्य नहीं चाहेगा कि उसको एक तरह से कुछ समय के लिए ही उसको गोली दी जाए, ठीक है। वो चाहते कि हमें स्थायी तौर पर एक मान्यता दी जाए। इसी तरह वो हट करके बैठे हुए हैं कि भाई हमें तो छठी अनुसूची नहीं मिलेगी, तब तक हम हंगर स्ट्राइक बंद नहीं करेंगे। अब ये जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जितना भी लद्दाख में मसला हुआ है, ये जो भारतीय मीडिया के लोग बड़े बड़े दिग्गज हमें दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ये बड़े बड़े जो फोटो हमें दिखाई दे रहे हैं, इन किसी भी महाशय ने जो लद्दाख में ये जो हंगर स्ट्राइक चला है 21 डेज तक, देखिए इसकी एक खास बात क्या है, 21 डेज तक यदि किसी जगह पर इस तरह का प्रोटेस्ट होता है जिसमें कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है, जिस पर 3 इडियट जैसी एक बहुत ही ग्रेट मूवी बन चुकी है, ठीक है। साथ ही ये कोई ऐसे व्यक्ति भी नहीं है कि उम्र में भाई छोटे हों, ये 59 ईयर ओल्ड व्यक्ति है। मतलब जो फुंगसुक वांगडू है, जिसको 3 इडियट में फुंगसुक वांगडू का रोल आमिर खान ने प्ले किया था, इनका असली में नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक जी की जो एज है वो है 59, यानी कि एक 60 के करीब उम्र का व्यक्ति जो है वो इतनी भरी ठंड में बैठा हुआ है। लेकिन ये जितने भी चेहरे हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि बड़े बड़े मीडिया रिपोर्टर हैं, इन्होंने किसी को भी इस क्षेत्र को कवरेज नहीं दिया। तो हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि दुख की बात है। और दुख की बात यह भी है कि जो भारतीय मीडिया है, इसको वर्ल्ड प्रेस जो फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें देखिए हमारी गिरावट जो है वो बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि बुरी तरीके से गिरावट आ रही है हमारे रैंक के अंदर। 2022 में हमारी जो रैंक थी मीडिया की रिपोर्टिंग की, देखिए प्रेस की इंडेक्स में हमारा नंबर था 150, ठीक है। अब 2023 की जो रिपोर्ट आई उसमें 161, देखिए हम कहाँ जा रहे हैं। यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है 2023, इसमें इंडिया जो है 11 पायदान नीचे आ चुका है। यानी कि यदि इस तरह के जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उसको मीडिया के द्वारा कवरेज नहीं दी जाती है, तो
कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र है, कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो कहा जाता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपना एक तरह का जो रोल है वो क्रिएट नहीं कर पा रहा, वो असली से प्ले नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया है, और पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।